हाँ जी जी। आ रही है। हाँ जी, तो देखें इसमें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर बात कर रहे थे हम। वाटर की आयोनाइजेशन से आपको पता है हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, और के डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सल की प्रोडक्ट के इक्वल आता है, और ये इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 आती है 25 डिग्री सेल्सियस। और पी के डब्ल्यू है जो है ये इस इक्वल आता है 14 के। ठीक है। अब देखें ब्लू कलर में जो मैंने केसी का एक्सप्रेशन लिखा है वो इसी रिएक्शन के लिए लिखा है, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर आ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ रही है। ठीक है। और आपको पता है हाइड्रोनियम की जगह पे आप H पॉजिटिव जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से के डब्ल्यू जो है वो किस तरह से आता है, जब आप वाटर को के सी के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करने से एक वाटर इंटू के सी जो है वो किसके इक्वल आता है, के डब्ल्यू के इक्वल आता है। और के डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन इनटू हाइड्रो ऑक्सालाइन कंसंट्रेशन। ठीक है। और इसमें जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है ग्रीन कलर के अंदर आप देखें तो उसको हमने इक्वल लिखा है किसके, 10⁻⁻7 के। और इसी तरह से हाइड्रो ऑक्सल की कंसंट्रेशन जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू 10⁻⁻7। ठीक है। सर माइक ऑन कर ले। सॉरी, ये पता नहीं चला मुझे, दोबारा से देख लें। पीएच जो है वो 7 के इक्वल हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, 7 से कम हो तो वाटर एसिडिक है, 7 से ज़्यादा हो तो वाटर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है। अब इसमें देखें नेक्स्ट आगे कि टेम्परेचर वर्सेस के डब्ल्यू का ग्राफ बना है आपके सामने, ये बुक से ही है कि टेम्परेचर अगर 10 टाइम इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो क्या आपको बता रही है कि 3 टाइम्स के डब्ल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर 25 टाइम इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास के डब्ल्यू है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर अगर 40 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो देन उससे जो हमारा के डब्ल्यू है
वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 30 टाइम्स इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर 100 टाइम इंक्रीज होता है तो हमारा जो के डब्ल्यू है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, 75 टाइम्स। तो ये टेम्परेचर के लिहाज से टेम्परेचर वर्सेस के डब्ल्यू की जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने ध्यान से जहन में रखना है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा तो के डब्ल्यू उससे कितना बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ जी, आपने याद रखना है चंद चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स हैं। के डब्ल्यू जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पी के डब्ल्यू जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और के डब्ल्यू का और पी के डब्ल्यू का आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी कैसा है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स जहन में होने चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू कम होगा, और पी के डब्ल्यू बढ़ेगा तो के डब्ल्यू कम होगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग होता है ना पी के डब्ल्यू, दैट्स वाई वो इन्वर्स होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे डिस्कशन हम करते हैं, क्योंकि शॉर्ट हमने डिस्कशन करनी है सब टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है, ठीक है। वाटर के अंदर अगर हम एसिड को ऐड करते हैं तो उससे H3O पॉजिटिव बनता है प्लस A-1 बनता है, ठीक है। और Ka, ठीक है, इसमें जो है बेसिकली मल्टीप्लाई बाय Kb जो है दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्सल के मल्टीपल के इक्वल आता है, ठीक है। अब Ka मल्टीप्लाई बाय Kb जो है, ये Kb आपने बुक से एक दफ़ा देख लेना है। Ka स्टैंड फॉर एसिड कांस्टेंट, ठीक है, एंड Kb स्टैंड फॉर बेस कांस्टेंट, ठीक है। और ये दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज़ 10⁻⁻14, दैट इज़ Kw। और यहाँ से ही आप लिख सकते हैं कि Ka मल्टीप्लाई बाय Kb जो है दैट इज़ इक्वल टू Kw, ठीक है। इसी से आप ये कह सकते हैं कि Ka जो है दैट इज़ इक्वल टू Kw इंटू 1/Kb, ठीक है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि Ka और ये दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो प्रोपोर्शनल बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। तो Ka और Kb का आपस में रिलेशनशिप क्या बना है, इन्वर्स। और ये कहाँ से निकला है हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर वाले रिलेशनशिप से निकला है। और फिर फाइनल रिलेशनशिप आपने इसका पढ़ा हुआ है कि Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू 14 के इक्वल आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपके सामने लोरी ब्रोंस्टेड से आपको जो चीज़ें हैं वो बताई हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका फ़ायदा क्या है, वो फ़ायदे जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखें Ka इसी फार्मूला की बात करने जा रहा हूँ जिसका असल फ़ायदा है, जिससे हमें MCQs में मदद मिलेगी, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि Pka जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka होता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के। देखें ज़रा कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, तो देन उसकी Pka वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये जो मैंने बात की है ये सारी की सारी किसके लिए की है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो देन उसकी बेस वीक होगी, ठीक है। तो याद रखें कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका क्या मतलब होगा कि उसकी कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। सिमिलरली इसी से आगे बात आती है नेक्स्ट के Pkb अगर हो हमारे पास दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb होगा, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। उसी तरह से अब यहाँ पे किसकी बात आएगी, बेस की स्ट्रेंथ की बात आएगी, ठीक है। कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी Kb वैल्यू ज़्यादा होगी और उसकी Pkb वैल्यू कम होगी, ठीक है। और ये हमने किसके लिए बात की है, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है, ठीक है। और
फिर आप ये चंद पॉइंट्स जहन में रखेंगे कि अगर एक हमारे पास वीक एसिड आ जाता है तो उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी वीक बेस आ जाती है तो उसकी पीके बी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर चंद पॉइंट्स और भी हैं जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे। टॉपिक आपने खुद एक दफ़ा रीड करने सारे, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उनमें भी पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इनमें से जो निचोड़ है ना वो निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आपने याद रखना है कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, ठीक है। उसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और उसके बाद इसके अपोजिट क्या बात आएगी, इसके अपोजिट बात ये है कि पीएच ऑफ वीक एसिड, ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज होगी विद टाइम, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, सॉरी टाइम कह रहा हूँ गलती से टाइम नहीं, टेम्परेचर के डिक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पीएच ऑफ वीक एसिड जो करेगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इनवर्स है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे बात आती है इसी तरह से कि जो पीएच है वो किस चीज़ की, वीक बेस की, वो इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर इंक्रीज से, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये बेस है ना, बेस के लिए पीएच इंक्रीज करेगी, जबकि एसिड जो होगा उसके लिए पीएच डिक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा ये जहन में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू इनवर्स का बता दें, टेम्परेचर इंक्रीज से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। टेम्परेचर इंक्रीज से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच डिक्रीज होगी, क्योंकि पीएच और टेम्परेचर जो है ना असल में होता ही है, वही बताने लगा था मैं आपको। यहाँ पे इसकी वजह यह है कि इस केस में भी आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगी और इस केस में भी टेम्परेचर, ज़ाहिरी बात है जहाँ पे भी इंक्रीज होगा वहाँ पे आयोनाइजेशन इंक्रीज करती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं ज़रा एक मिनट उसको देख लूँ कि के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू का, ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखें ज़रा, के डब्ल्यू जो है ना, इसका आप नेगेटिव लॉग लें तो ये बन जाता है पी के डब्ल्यू, ठीक है। अब ये समझे ज़रा कि ये इन्वर्स कैसे हैं आपस में। देखें, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ के डब्ल्यू पावर -1, क्योंकि ए लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर ए, ठीक है। ये ए जो है इसकी पावर बन जाता है, तो यहाँ पे -1 जो है वो इसकी क्या बनेगा, पावर। देन हम इसको लिख सकते हैं पी के, सॉरी, देन हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर के डब्ल्यू, क्योंकि ये ऊपर पावर -1 है, नीचे जाएगी तो पावर +1 हो जाएगी। अब देखें ज़रा, इसका के डब्ल्यू से कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब कि अगर के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू कम होगा। किस वजह से, इस नेगेटिव साइन की वजह से इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसा बन चुका है, दैट इज इनवर्स। पी के डब्ल्यू और के डब्ल्यू का रिलेशनशिप कैसा बन गया है, इनवर्स रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऊपर की है, ये ज़रा पॉइंट बड़ा समझने वाला है, इसको ज़रा समझें कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन बढ़ेगी, आयोनाइजेशन बढ़ेगी तो देन H+ बढ़ेंगे, और H+ बढ़ेंगे तो उससे पीएच कम होती है। ये चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि ये भी वही हिसाब है। देखें ज़रा, पीएच इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, और इसको हम लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू
लॉग ऑफ 1/H प्लस कंसंट्रेशन। अब आप देखें ना कि H प्लस बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी, इसका पीएच का H प्लस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखें जरा, H प्लस बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी, जबकि बेस की जब बात होगी, बेस के केस में जब आप H प्लस बढ़ाएंगे, बेस के केस में पहली बात तो ये कि H प्लस होता ही नहीं, OH होता है, और OH होता है बेस। तो अगर बेस बढ़ेगी तो जाहिर बात है पीएच भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि पीएच और बेस का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, डायरेक्ट का होता है। ठीक है, ये ज़हन में रखना है, किसी को ये समझ ना आए तो दोबारा से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ जी, कुछ के ए के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ के बी के ऊपर बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, हाँ जी, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। ठीक है, और ये कैसे आया था, H प्लस प्लस वाटर फॉरवर्ड बैकवर्ड H3O प्लस A-1। देखें हमने किसको डाला था पानी में, एसिड को वाटर में डाला, तो उससे क्या बना, एक पॉजिटिव आयन बना और एक नेगेटिव आयन बना। ठीक है, और इसके लिए अगर हम के ए लिखें, बल्कि के ए नहीं पहले लिखा जाएगा, इसके लिए पहले हम के सी लिखते हैं। के सी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस। ठीक है, एच ए नीचे आ जाएगा और यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस वाटर को ले जाएं दूसरी तरफ, तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं के सी मल्टीप्लाई बाय वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आइंस कंसंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव आइन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच ए कंसंट्रेशन। जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी के ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर एच ए कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ जहन में रखें कि के ए कैसे आता है, के सी को जब वाटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन के ए आता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में डाला जाता है, पानी ज़्यादा डाला जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, जब पानी ज़्यादा हो तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो थी कि इसका फ़ायदा क्या है, वो आपकी बुक पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि के ए की वैल्यू अगर लेस देन 10⁻³ हो तो एसिड जो है उसको वीक कंसिडर किया जाता है। इसी तरह के ए की वैल्यू अगर 1 से लेकर 10⁻³ तक कंसीडर हो तो देन एसिड जो है वो क्या होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसी तरह से के ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो एसिड को क्या कंसीडर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी यहाँ पे। बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे ऐड हो रहे। हाँ जी, देखें जी, तो के ए की वैल्यू 3 हमने डिस्कस की हैं, ये जहन में रखेंगे कि एसिड कब वीक होता है, कब मॉडरेटली स्ट्रांग होता है और कब एसिड जो है वो फुली स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला है हमारा परसेंटेज आयोनाइजेशन का, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय एसिड एक्चुअली अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है परसेंटेज आयोनाइजेशन फाइंड करने का, और इसके लिए एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3 है या 4 है। ठीक है, वो आपने कंसल्ट करनी है, उसमें ये फार्मूला एग्जैक्टली जो है उसको दिया गया है। ठीक है, अब इसी से आगे बात आती है, आप लोग याद रखेंगे कि अगर पी के ए एक एसिड की है और दूसरे एसिड की पी के ए है, अगर हम दोनों पी के को माइनस करने से 1 जवाब आता है तो फिर आप याद रखेंगे कि एसिड नंबर 2 जो होगा, ठीक है, ये वाला एसिड, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन किया है, इसके बारे में याद रखेंगे कि ये एसिड जो है वो 10 टाइम्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा देन एसिड नंबर 1। मतलब कि 2 वाला एसिड जिसकी वैल्यू एक छोटी होगी ना,
वो स्ट्रॉन्गर होगा 10 टाइम्स किससे, फर्स्ट एसिड से। इसी तरह से वो कहता है, ठीक है, कि इफ pKa ऑफ फर्स्ट एसिड और दूसरे एसिड की जो pKa है उनका डिफरेंस जो है वो 2 का आ जाता है, तो देन आप लोग याद रखेंगे कि एसिड नंबर 2 जो होगा वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन एसिड नंबर 1। मतलब कि अगर डिफरेंस 2 का आ जाता है तो ये जो सेकंड एसिड होगा ना ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा फर्स्ट वन से। अब ये सारी बात न्यूमेरिकली प्रूव की जा सकती है लेकिन इसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आप लोग याद रख लेंगे। बाकी अगर किसी ने समझना हुआ तो इंशाल्लाह अकेडमी में हम इसको समझा देंगे, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट, ये तो के की बात थी। अब इसी तरह से सेम हमारे पास है के बी, कॉन्स्टेंट फॉर बेस। ए नेगेटिव एक बेस है, इसको आप पानी में डालेंगे, HA बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोक्सल बनेगा। तो देन यहाँ पे भी वही काम कि HA प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाए तो ये आपके पास क्या बन गया है, KC, ठीक है। और अगर आप ये वाटर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन KC मल्टीप्लाई बाय वाटर, तो आपके पास जो मल्टीप्लाई करने से जवाब आता है KC मल्टीप्लाई बाय वाटर करने से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, KB, क्योंकि आपने वाटर के अंदर किसको डाला था, बेस को डाला था, ये पानी था, और उससे फिर एक HA बना और एक क्या बना, हाइड्रोक्सल बना। तो देन KB किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से KB बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर जो है वो लार्ज एक्सेस में यूज किया गया है, ठीक है। और लार्ज एक्सेस में जब वाटर को यूज किया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि देखें ना, लार्ज क्वांटिटी हमेशा उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा जितनी मर्जी बेस आप उसमें डाल दें, क्योंकि वो लार्ज है। वो फॉर एग्जांपल एक ड्रम है, उसमें आप लोग एक लेमन डाल दें तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, और अगर एक ग्लास में एक लेमन आप डाल देते हैं तो देन वो एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह से बेस का हिसाब है, ठीक है। हाँ जी, आप लोग याद रखेंगे कि वो वाला सब्सटेंस कोई भी दैट एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव या जनरेट करे हाइड्रोक्सल को, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसी तरह से एक्सरसाइज में आपके चंद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक होगा वो कोई 17-18 होगा, उसका एक पार्ट है जिसमें वो वैल्यू दे रहा है 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपके पास HCl है तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ द pH। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर 1 HCl हो, 1 प्रोटॉन एंड 1 Cl बनेंगे। अगर 10⁻⁻⁴ HCl हो तो 10⁻⁻⁴ प्रोटॉन और -4 Cl बनेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि pH कैसे फाइंड होगी। pH का फॉर्मूला है -log ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 10⁻⁴। तो वैल्यू पुट करें आप लोग यहाँ पे, 10⁻⁻⁴ जब पुट करोगे तो देन ये -(-4) × log ऑफ 10, ये वही प्रॉपर्टी लगी है कि पावर जो ऊपर है वो पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4। log 10 क्या होता है, 1। तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो pH ऑफ गिवन सोल्यूशन विल बी 4, ठीक है। ये आप इस तरह से pH फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, कोई MCQ दे सकता है, आपको pH की वैल्यूज पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह से इसके 3 पार्ट और हैं, B, C और D। 4 पार्ट जो हैं वो आपने खुद करने हैं, आप लोगों को करवाए भी गए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। ये वही न्यूमेरिकल्स हैं, इनको मैं अभी नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आपने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे जो डिस्कशन है
हाँ जी, वो सबसे पहले मैं करूँगा इसके ऊपर, कॉमन आइन इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, कॉमन आइन इफेक्ट को आपने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कॉमन आइन इफेक्ट जो है उसमें आपको पता है कि हम फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, और नुकसान क्या होता है, उसके बारे में याद रखें। 2-3 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, बाकी डिटेल्स आपने खुद इसकी पढ़नी है एक दफ़ा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एक कॉमन आइन इफ़ेक्ट जो है उसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि वो इंक्रीज़ करता है क्या क्या, दो चीज़ें। नंबर वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन, इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और नंबर टू, इसकी वजह से आइंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं। क्लिंग का मतलब है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, बेटर एग्जांपल देता हूँ, बल्कि पहले हम टोटली पहले ज़रा एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, तो देखें ज़रा, स्क्रीन आपके सामने आ रही है ना जी? हाँ जी, देखें। हाँ जी, इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि कॉमन आइन इफ़ेक्ट जो है उसकी वजह से क्या क्या डिक्रीज होता है। डिक्रीज होती हैं दो चीज़ें। ठीक है, नंबर वन इज़ आयोनाइजेशन, इससे डिक्रीज होती है, और नंबर टू सॉल्युबिलिटी भी इससे क्या करती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखना है कि कॉमन आइन इफेक्ट के इंक्रीज क्या होता है और डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, मैं अब इसकी एक आप लोगों को एग्जाम्पल जो है वो देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि आपके पास है KClO3, आप इसको सॉलिड को वाटर के अंदर डालते हो, इससे बन जाता है पोटाशियम प्लस ClO3-1। अब ये एक वेसल थी। ठीक है, बाहर से आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर दिया, KCl, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हमने KCl को ऐड किया, तो जब KCl को बाहर से ऐड करेंगे तो KCl के कौन से आयन बनेंगे, K+Cl-। तो अंदर सॉल्यूशन के पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब नीचे वाला रिएक्शन तो जा रहा है फॉरवर्ड, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन बढ़ेंगे, और पोटाशियम अगर बढ़ेंगे तो ऊपर वाले रिएक्शन में कौन सा प्रिंसिपल लग जाएगा, ली शैटलर्स प्रिंसिपल। क्या लगेगा, ली शैटलर प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को बढ़ाते हैं तो सिस्टम उसको डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, रिवर्स। तो नीचे वाला रिएक्शन अगर आपका फॉरवर्ड जा रहा है तो ऊपर वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। जब रिवर्स हो जाएगा तो देखें जरा, आयंस की क्वांटिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। तो देखें जरा, आयोनाइजेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, और क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, KClO3 के क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगी, और आयंस जब आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे, क्लिंग। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि KClO3 पहले सॉल्युबल था, और जब KClO3 सॉलिड में चला जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको कॉमन आइन इफेक्ट के अंदर समझा दिए हैं। और ये हुआ क्यों, क्योंकि KCl जो है इसके बारे में याद रखेंगे आप लोग कि ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा उसका रिएक्शन किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड। और KClO3 जो है इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसके बारे में याद रखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्स होता है। ठीक है, अब इसी तरह से इसी से रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक आगे आता है वो क्या आता है, वो आता है जी बफर सॉल्यूशंस का। ठीक है, हाँ जी, तो बफर सॉल्यूशंस को देखें जरा। हाँ जी, बफर सॉल्यूशंस जो हैं बेसिकली
किनको कहा जाता है, इसको भी आपने डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बायो के लिहाज से टॉपिक, क्योंकि ब्लड वगैरह की पीएच की बात आती है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा लैब के अंदर इसका यूज़ है, बायो लैब्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी, बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं दैट रेजिस्ट्स चेंज इन पीएच। ऐसे सॉल्यूशन जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देते, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द बफर सॉल्यूशन। मतलब पीएच चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं, उनको हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली बफर सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेप्ट कौन कौन सा चलता है। बफर सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट भी यूज होता है, प्लस इसमें ली शैटलर्स प्रिंसिपल भी यूज होता है, ठीक है। दोनों प्रिंसिपल्स यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि इसमें CH3 COOH प्लस H2O एक वीक एसिड को लिया जाता है, जब उसको पानी में डाला जाता है तो उसका एक नेगेटिव आयन बनता है प्लस उसका एक पॉजिटिव आयन बनता है। इसी तरह साल्ट है हमारे पास, जब वो आयोनाइज होता है उसी उसी एसिड का साल्ट, ठीक है। ये है साल्ट और ये है एसिड, ठीक है। और ये एसिड कौन सा है, वीक एसिड, और ये है साल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। इसका नेगेटिव आयन बनेगा प्लस इसका सोडियम बनेगा। अब ये जो ओवरऑल सॉल्यूशन बना है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है कि ये पीएच को कंट्रोल करता है। अगर आप बाहर से इसमें एसिड ऐड करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, अगर आप बाहर से इसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। तो ये पीएच को चेंज नहीं होने देता, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें ही हमने डिस्कशन जो की हुई है, एक इक्वेशन आती है इसके अंदर जिसको क्या कहते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशन, ठीक है। अब हेंडरसन्स इक्वेशन जो है बेसिकली इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसिडिक के लिए, ठीक है। एसिडिक के लिए हेंडरसन इक्वेशन जो है वो आती है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ जी, इसमें वो कहता है कि इफ साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो एसिड की कंसंट्रेशन के, तो देन आप याद रखेंगे कि पीएच किसके इक्वल आएगी, पीके के इक्वल आएगी। क्योंकि देखे ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, तो पीएच किसके इक्वल आ जाएगा, पीके के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो जाए एसिड से, तो देन पीएच विल बी ग्रेटर देन पीके। इसी को इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा ये आंसर। इसी तरह से वो कहता है कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन लेस हो जाए एसिड से, एसिड ज़्यादा हो जाए, तो देन पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन पीके, ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बेसिक के लिए ये इक्वेशन देखें तो कौन सी इक्वेशन है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन ओवर बेस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये देखें, वो कहता है कि इफ salt concentration is equal to base concentration, तो then POH will be equal to PKB। इसी तरह से वो कहता है कि अगर salt की concentration greater than हो जाए बेस से, तो then POH की वैल्यू ग्रेटर आएगी PKB से। इसी तरह से वो कहता है कि अगर salt की concentration लेस देन हो जाए बेस से, तो देन POH विल बी लेस देन PKB, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। ये इसके अलावा जो है ना, डिसोसिएशन वाला न्यूमेरिकल आपने मुझे कहा है, ये आपको मैं उधर ही करवाऊंगा, लैब उधर बोर्ड पे कर लेना। ये बेंजोइक एसिड वाला कह रहे हैं ये,
ये इधर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप इसको बोर्ड पे समझ लेना एकेडमी में आकर, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे काम के जिससे आपका काम ना रुके। जो ज़्यादा सर खपाने वाला काम होगा ना वो इंशाल्लाह हम एकेडमी के अंदर ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा मेरी टेंशन कम हो जाएगी ना, वहाँ पे मेरा ध्यान सिर्फ बोर्ड के ऊपर होगा और काम करवाने में होगा। इधर तो मेरा ध्यान डबल डबल है, बैटरी ना ख़त्म हो जाए, कुछ और आवाज़ ना आ जाए को बीच में, इसी तरह से। तो ये चीज़ें ज़रा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होती हैं टीचर के लिए, क्योंकि अब डबल डबल इधर मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, इसी तरह से जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं कि फीचर्स जो हैं बफर सॉल्यूशंस के, उनके ऊपर हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। पहला फ़ायदा ये है कि बफर सॉल्यूशन जो है रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है किस चीज़ को, एसिडिटी को या बेसिसिटी को। इसी तरह से पीएच जो है ऑफ सॉल्यूशन जो होती है डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने से पीएच को चेंज को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पीएच जो है